दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से जाति जनगणना का जिन्न इस सरकार ने निकाला, विपक्ष को निरुत्तर करने की कोशिशें की, इन सब के बीच आखिर सरकार की इस कवायद का पहला लिटमस टेस्ट कहां होना है? तो स्वाभाविक है कि पहला पॉलिटिकल टेस्ट इसका बिहार में होना है। बिहार में ही पता चलना है, जहां पर जाति की राजनीति पहले से भी काफी ज्यादा हावी रही है, वही इसका पता चलना है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नफा हुआ या नुकसान हुआ। सबको इस बात पर आश्चर्य हुआ कि कहां लोग पाकिस्तान को जवाब देने की बातें कर रहे थे और कहां जाति जनगणना का जिन्न बाहर निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में इस पर सहमत होती हुई दिखाई दी। बिहार चुनाव में इरादा क्या है बीजेपी का, और बिहार चुनाव में जो निशाना लगाया गया है, क्या वो निशाना भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में अग्रसर कर देगा? तो सबसे पहले बिहार के बारे में ये जानना जरूरी है कि बिहार में जाति गणना पहले ही हो चुकी है। कास्ट सर्वे के नाम से हुआ है, और उस जाति गणना के बाद जो आरक्षण बढ़ाने का फैसला नीतीश कुमार की सरकार ने किया था, उस फैसले को हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया जा चुका है। और लगातार तमाम विपक्षी दल उस फैसले को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रहे हैं, ताकि किसी न्यायालय में इसकी सुनवाई ना हो सके। लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने यह काम नहीं किया है। राज्य सरकारें ये काम कर नहीं सकती, केंद्र सरकार ये काम कर सकती। अब सवाल उठता है कि बिहार की राजनीति में कास्ट सेंसस की घोषणा के बाद होने क्या जा रहा है। बिहार के बारे में एक बात आपको बताता चलूं कि ऐसी कोई घोषणा जिसमें कोई टाइमलाइन नहीं हो, जनता उस पर भरोसा नहीं करती। जनता को यह पता है कि बिहार चुनाव निकल जाएगा, उसके बाद ये जाति गणना वाली घोषणा घोषणा धरी की धरी रह जाएगी और उस पर शायद ही अमल हो पाएगा। इसलिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी कुछ हासिल करे ना करे, नुकसान हो जाए तो इससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि जाति गणना का क्रेडिट वैसे भी बिहार के बाहर भले ही राहुल गांधी को दिया जा रहा हो, बिहार में नीतीश कुमार द्वारा बनाए गए दबाव और राहुल गांधी दोनों को जनता करीब करीब बराबर का क्रेडिट देती हुई दिखाई दे रही है कि इन्हीं दोनों की वजह से मोदी सरकार जाति जनगणना कराने के लिए सहमत हुई। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ एनडीए के अंदर बीजेपी की हसरत है कि नीतीश कुमार की बतौर मुख्यमंत्री जो पारी है, वो नवंबर के विधानसभा चुनाव के बाद खत्म कर दी जाए और यहां से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की पारी एनडीए के बैनर तले शुरू हो जाए। लेकिन क्या कैबिनेट का ये फैसला, जाति गणना कराने का फैसला, बिहार में बीजेपी के लिए फलीभूत हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा ओबीसी वोट किस विधानसभा चुनाव में मिले थे? स्वाभाविक है कि एनडीए गठबंधन या बीजेपी, उसे सबसे ज्यादा वोट 2015 के चुनाव में मिले थे, जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ लड़ रहे थे। उस एक साथ लड़ने के दौर में भी 35% वोट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बिहार में हासिल किए थे। और 35% वोटों में यदि 6-7-8% जो सवर्णों के वोट छोड़ दें, 5-6% जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान के वोट छोड़ दें, तो कुल मिलाकर 21-22% जो वोट बीजेपी को इन दोनों के अलावा मिले थे, वो ओबीसी ईबीसी समाज के ही मिले थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ओबीसी और ईबीसी के बीच गिरता चला गया। जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों, वैकेंसी, अग्निवीर, इन सब को लेकर प्रयोग हुए, उससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर वोटर यानी जनरल कैटेगरी के वोटर के बीच भी अपना असर वो गंवाती चली गई। सबसे ज्यादा अग्निवीर या आर्मी पैरामिलिट्री में बिहार के किस इलाके से लोग बहाल होते हैं? उसी इलाके से, शाहाबाद के इलाके से, जहां की 7 की सातों लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन और खासकर बीजेपी हार गई है। तो उसका असर दिखाई दे गया है कि सरकारी नौकरियां कितना बड़ा मुद्दा है, वैकेंसी कितना बड़ा मुद्दा है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले से अपर कास्ट में विलन बन रही थी, यूं कहें कि विलन बनने की शुरुआत हो चुकी थी। और अब जब जाति गणना कराने का फैसला, भले ही उसकी टाइमलाइन तय नहीं हो, केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर ले ही लिया है, तो स्वाभाविक है कि जो तबका अपना पॉलिटिकल शेल्टर होम समझकर भारतीय जनता पार्टी के साथ था, उसे लग रहा था कि कास्ट सेंसस का विरोध करके वो विरोध करने वाली पार्टी बीजेपी ही है, तो बीजेपी ने उसकी सिंपैथी भी, उसकी सहानुभूति भी गंवा दी। और उस समुदाय की स्थिति यह है
कि वो अपने अपने जाति के कैंडिडेट के सहारे जाता दिख रहा है। तो बिहार में होगा क्या? आजकल बिहार में सर्वे चल रहा है, अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग एजेंसीज को हायर कर रखा है। किसी किसी पार्टी ने तो एक से ज्यादा एजेंसीज को हायर कर रखा है। और याद रखिए, ज्यादातर पार्टियां कैंडिडेट के बारे में नहीं पूछ रही हैं, ज्यादातर पार्टियां ये सर्वे करा रही हैं कि एनडीए की तरफ से जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, उसके सामने किस सरनेम वाला, किस जाति वाला कैंडिडेट प्रभावी हो सकता है। यह सर्वे बिहार में चल रहा है। कई सर्वे टीम के लोगों से मैंने भी बात की, तो बिहार को लेकर सर्वे टीम वाले भी कंफ्यूज हैं। लेकिन एक बात साफ साफ कह रहे हैं, और वो बात कह रहे हैं कि देखिए, दो पार्टियों की सीटें कम होनी है और दो पार्टियों की सीटें बढ़नी है। अब चाहे एक दो कम हो या 20-25 कम हो, या एक दो बढ़े या 20-25 बढ़े, लेकिन दो की कम होनी है, दो की बढ़नी है। इस पर करीब करीब तमाम सर्वे एजेंसियों के लोग निजी बातचीत में ऑफ द रिकॉर्ड खुलकर बात करते हैं। मैंने पूछने की और जानने की कोशिश की कि किसके किसके कम हो रहे हैं, किसके किसके बढ़ रहे हैं। तब उन लोगों ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल, जो चिराग मॉडल और उपेंद्र कुशवाहा मॉडल की 2020 में सबसे बड़ी लाभार्थी थी, बेनिफिशियरी थी, उससे 75 सीटें मिली थी। उसका आंकड़ा 75 के नीचे आ सकता है। अब 75 के नीचे वो 74 होगा कि 44 होगा, इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को जो 74 सीटें मिली थी, उन 74 सीटों से भारतीय जनता पार्टी नीचे आएगी। वो 73 आएगी कि 43 आएगी, ये कोई नहीं बता रहा। फिर मैंने जानने की कोशिश की कि कौन सी दो पार्टियां हैं जो ऊपर बढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो साफ साफ, चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से जो चुनावी सर्वे करने वाले लोग हों, वो ऑफ द रिकॉर्ड साफ साफ कहते हैं कि दो पार्टियों की सीटों की संख्या बढ़नी तय है। एक बढ़े या 20 बढ़े, 30 बढ़े। और वो दोनों पार्टियां हैं जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस पार्टी। जनता दल यूनाइटेड पहले से ही इतनी नीचे चली गई थी, यानी 43 सीटों पर चली गई थी, कि वहां से वो बढ़कर 44-45 भी हो सकती है, 75-80 भी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी 70 सीटें लड़कर 19 पर आ गई थी। कांग्रेस पार्टी 19 से बढ़कर 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। मतलब इन दोनों पार्टियों की सीटें बढ़ेंगी और भाजपा और राजद की सीटें घट सकती हैं। तब सवाल उठता है कि किस आधार पर ये सीटें बढ़ेंगी और घटेंगी। तो बिहार का ये विधानसभा चुनाव दरअसल लोकसभा चुनाव में जो दिखा था, ट्रेलर दिखा था, उसकी पूरी फिल्म यहां पर दिखेगी। लोकसभा चुनाव, जातीय जनगणना या सर्वे जो भी कहें, जो बिहार में हुआ, उसके बाद का पहला चुनाव था और 1/4 सीटें एनडीए ने गंवा दी। 40 में से 30 सीटों पर एनडीए को संतोष करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में चूंकि कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र छोटे हैं, समीकरण और ज्यादा हावी होंगे, और जब क्षेत्र जितना छोटा होगा, समीकरण उतना ज्यादा हावी होगा, तो समीकरणों की राजनीति की बात जब भी आती है, तो याद रखिए, अल्पसंख्यक मतदाता वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, निर्णायक हो जाता है। यानी जो भी गुणागणित होना है, जब तक भारतीय जनता पार्टी ताकतवर है, तब तक जाति गणना जो अल्पसंख्यकों के बीच में हुई थी, वो बिहार में प्रभावी नहीं होनी है, क्योंकि उनका एकमात्र एजेंडा है बीजेपी को हराना। और अब वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से जदयू का स्टैंड रहा संसद के अंदर, अब जदयू भी कमोबेश बीजेपी वाले पाले में जाती दिखाई दे रही है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी को भी 2010 वाले नजरिए से नहीं, बल्कि अब 2024-25 वाले नजरिए से लोग देख रहे हैं। जो पैरामीटर भाजपा के लिए अल्पसंख्यकों का है, कमोबेश वही पैरामीटर जेडीयू के लिए होता जा रहा है। और लोजपा की तो पूछिए ही मत, वो तो नरेंद्र मोदी के हनुमान पहले से बने हुए। तो ऐसी परिस्थिति में माइनॉरिटी वोटर, जो अल्पसंख्यक वोटर है, वो विपक्ष के लिए एसेट है। और समीकरणों की राजनीति जहां पर होनी है, इक्वेशनल पॉलिटिक्स जहां पर होनी है, वो इक्वेशनल पॉलिटिक्स बहुसंख्यक वोटरों में होनी है। सभी अपने अपनी बिरादरी के ज्यादातर लोगों को विधानसभा पहुंचाना चाहते हैं, चाहे इस खेमे से हो, चाहे उस खेमे से हो, पार्टी कोई हो, गठबंधन कोई हो। अब इस बीच में प्रशांत किशोर की जमसुराज भी आ रही है, लेकिन जमसुराज की स्थिति जहां तक मैं देख पा रहा हूं, 2, 4, 5,000, 10,000 वोटों से ज्यादा लाने की स्थिति बिहार में 90% विधानसभा सीटों पर उनकी नहीं है। ये एकदम साफ है कि 20 विधानसभा सीटों पर भी जमसुराज की बिहार में जमानत बच जाए, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। असली लड़ाई बिहार में
महागठबंधन या इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन है। और एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की इस लड़ाई में एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच जो सीटों के छीना झपटी है वो 90-95 सीटों की है। अब उसमें कोई 60 जीते, कोई 30 जीते, कोई 50 जीते, कोई 40 जीते, कोई 45-45 पर सिमट जाए, ये कैंडिडेट के समीकरणों के बाद की स्थिति में जब सबके चुनावी पहलवान सामने आ जाएंगे तो तय होगा। राजद और जदयू के बीच 125 से 150 सीटें बंटनी है आपस में, और उसमें भी किसकी हिस्सेदारी कितनी बड़ी होगी ये तय होगा कब, जब दोनों के चुनावी पहलवान सभी 243 सीटों के और कम से कम जिन सीटों पर वो दोनों लड़ेंगे उनके सामने आ जाएंगे, तब तय होगा। इसी में छोटी पार्टियां भी दोनों में से किसी न किसी के सहारे चुनाव लड़ रही हैं, अपने समीकरणों के सहारे चुनाव लड़ रही हैं। कोई इधर गिरा, कोई वहां गिरा, कोई यहां गिरा, कोई एनडीए से स्विच ओवर कर इंडिया में जाने को बेताब है, कोई इंडिया से स्विच ओवर कर एनडीए में आने को बेताब है। तो इस स्विच ओवर के गेम में कौन किसको कितना मछली खिलाएगा और कौन किसको कितना खीर खिलाएगा, ये गठबंधन की बिसात आखिरी दौर पर जाकर तय होगी कि किसकी कितनी ताकत है अपने वोटों को ट्रांसफर करा पाने की। सबने देखा कि मुकेश सहनी के वोट, जब मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में होते हैं तो उनके सामाजिक समीकरण और उनके वोट तेजस्वी यादव के वोटों के साथ उस तरह से कंफर्ट जोन में नहीं आ पाते, लेकिन उधर आ जाते हैं तो उधर ज्यादा ट्रांसफरेबल होते हैं। तो वो अंततः क्या करेंगे ये अब तय होना है। उपेंद्र कुशवाहा, जो बिहार में कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार से अपना दांव चल के उन्हीं के समाज से सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया, और अब परिस्थिति यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है कि कुशवाहा समाज का नेता कौन, सम्राट चौधरी या उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि इसी के सहारे दोनों का पॉलिटिकल सर्वाइवल तय होना है। कोई एक तो इस चुनाव में तय है कि उसका पॉलिटिकल क्लाउड घटेगा, उसकी राजनीतिक अहमियत घटेगी, और दोनों अपनी अहमियत को बनाने के लिए बेचैन है। सम्राट चौधरी स्विच ओवर कर नहीं सकते, एक बड़ी पार्टी में है, जो दिल्ली का आला कमान कहेगा उन्हें करना होगा। उपेंद्र कुशवाहा स्वतंत्र है, जहां उनको दिखेगा कि बार्गेनिंग पावर ज्यादा है वहां उनके साथ वो जा सकते हैं। अब अपने समुदाय का वोट कितना लेकर जा सकते हैं वक्त बताएगा। तो बिहार का चुनाव कुल मिलाकर जाति गणना की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद दिलचस्प हो चला है, और इस चुनाव में सबसे निश्चिंत दो ही पार्टियां दिख रही है, दोनों गठबंधन की एक एक पार्टी। एक पार्टी है नीतीश कुमार की पार्टी, उसे पता है कि नंबर बढ़ने हैं तो वो अपनी पूरी ताकत अपने नंबर को बढ़ाने पर लगा रही है कि जितने ज्यादा बढ़ सके। दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को यह पता है कि कांग्रेस पार्टी को समीकरणों के साथ महागठबंधन की ताकत और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा या राहुल गांधी की मास अपील, लालू यादव का चेहरा या तेजस्वी यादव का चेहरा, इन सब के साथ मिलकर के किस सीट पर किस समुदाय का नॉन कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट कैसे आएगा, इसके सहारे उसे अपनी चुनावी बैतरनी पार करनी है। वो भी कोशिश कर रही है कि इतनी ताकत तो जरूर हो जाए कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति को बिहार से हर 2 साल पर राज्यसभा भेज सके, यानी 41 विधायक चाहिए राज्यसभा भेजने के लिए। 41 की संख्या को पार करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि 2 राज्यसभा सीट भेजने लायक ताकत जब तक नहीं होगी, एक बार में 2 राज्यसभा सीट जेडीयू के खाते से भेजने की ताकत जब तक जेडीयू की नहीं होगी, यानी 75-80 विधायक जब तक नहीं होंगे, तब तक जनता दल यूनाइटेड के हाथ में इस बार मुख्यमंत्री का पद आना नहीं है। तो ये दोनों करीब करीब निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं, और दोनों को लग रहा है कि इसमें चुपचाप राजद और भाजपा जो कर रहे हैं करें। नीतीश कुमार ने बिहार के कास्ट सर्वे के साथ जो रायता फैलाया बिहार में राजनीतिक तौर पर, एक स्वागत योग्य कदम, सामाजिक रूप से वंचित समाज को हक दिलाने के लिए जो काम किया, लेकिन उसके बाद उस पर कुंडली मारकर बैठ गए। वो कहां गई कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आज कोई चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन पॉलिटिकल एस्पिरेशन तो जगह ही दी, और जब पॉलिटिकल एस्पिरेशन जगह ही दी तो चुनावी हिंदुत्व बिखरता नजर आया। चुनावी हिंदुत्व बिखरता नजर आया तो नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी के नील डाउन होने की संभावना बढ़ती चली गई, और वो संभावना जब बढ़ती चली गई तो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर के सामने भारतीय जनता पार्टी झुकती चली गई। अब इस सिर्फ एक मुद्दे पर पेच बचा हुआ है कि सीएम फेस घोषित नहीं किया जा रहा है,
और उम्मीद है कि ये लोग सीएम फेस घोषित करवा भी लेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जो बिहार में जीत हासिल कर सके। रही बात फ्लोटिंग वोटर्स की, तो फ्लोटिंग वोटर्स बिहार में है कौन? खेती किसानी, क्योंकि जनघनत्व तो बहुत ज्यादा है, जोत का आकार बहुत छोटा हो गया, तो किसान का वोट बैंक, एक वोट बैंक तो है लेकिन प्रभावी नहीं है। हाँ, नौजवान एक बड़ा वोट बैंक है, और नौजवानों के लिए वैकेंसी मुद्दा है, नौकरियां मुद्दा है, पढ़ाई मुद्दा है, और उस फ्लोटिंग वोटर्स के सामने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर विलेन बने या न बने ये वक्त बताएगा। वो नौकरियां देने का दावा करेंगे, जनता कितना एतबार करेगी उनके दावे पर या तेजस्वी यादव के दावे पे, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकारी वैकेंसियों और पब्लिक सेक्टर की नौकरियों के विरोध में मानी जाने वाली पार्टी के तौर पर नौजवानों ने बिहार में जरूर चिन्हित कर लिया है, और इसका नुकसान देखना पड़ेगा। मैं खुद अभी बिहार में हूं, और बिहार में मैं सबसे ज्यादा यही चीज देख रहा हूं कि जिस जनरल कैटेगरी के वोटर को या जिस अपर ओबीसी वोटर पर अलग अलग पार्टियों के दावे थे, खासकर जनरल कैटेगरी के वोटर्स की बात करें, वहां साफ दिखाई दे रहा है कि बुजुर्ग तो भाजपा की बात कई जगह कर रहे हैं, लेकिन नौजवान भाजपा विरोध में अपनी वैकेंसी के कारण और अपनी नौकरियों के कारण, शैक्षणिक व्यवस्था के कारण उसका विरोध कर रहे हैं। एक ही घर के वोट दो जगह जाते दिख रहे हैं। और जहां समीकरणों की बात आ जा रही है, जहां महागठबंधन की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से उनके कैंप का, उनकी बिरादरी का कैंडिडेट आने की बात हो जा रही है, वहां ये लाइन भी मिट जा रही है, वहां दोनों एक पाले में चले जा रहे हैं। ये हालात जो अभी बिहार में बने हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं। और इस बार ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, जो जमीन पर मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का चुनावी दौरा भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस सीट पर होगा, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी हार की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि जनता अब नरेंद्र मोदी को जो खेमा अपनी समस्याओं के लिए सरकार को जिम्मेदार मानता है, स्वाभाविक है कि लोकतंत्र की रीत यही रही है कि सरकार के मुखिया को जिम्मेदार मानता है, मानना भी चाहिए। बिहार में 20 साल से चाहे जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, हर चीज के लिए लोग जिम्मेदार नीतीश कुमार को मान रहे हैं। दिल्ली में भी 11 साल से जो कुछ भी हुआ, लोग जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ही मान रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का चुनावी दौरा भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं का कबाड़ा करने वाला साबित हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो जमाना चला गया 2013-14 में, जब गुजरात के मुख्यमंत्री और पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी बिहार आकर कहते थे कि अगली बार आऊंगा तो मोतिहारी चीनी मिल की चीनी से बनी हुई चीनी से चाय पिएंगे। मोतिहारी चीनी मिल कबाड़ में तब्दील होती जा रही थी उस वक्त, और अब हो चुकी है। चीनी मिल में चीनी तो छोड़ दीजिए, वहां पर गुड़ भी नहीं बन सकता है, वहां पर कबाड़ ही बन सकता है। ये हालत आज की तारीख में बनी हुई है। तो नरेंद्र मोदी के वादे पर लोग भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार की छवि अभी वो नहीं बनी है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के बारे में जिस तरह की खबरें फैली या फैलाई गई, वो जमीन पर निचले स्तर पर जरूर पहुंची है, और इसका नुकसान जनता दल यूनाइटेड को हो सकता है। लेकिन समीकरणों की राजनीति में क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान पिछली बार जनता दल यूनाइटेड को चिराग मॉडल से हो चुका था, तो इस बार उतना नुकसान नहीं होना है, बल्कि उनकी सीटें बढ़ सकती है। देखते जाइए बिहार में होता क्या है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का ये दांव, जाति गणना वाला दांव, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा साबित हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर यही काम राहुल गांधी करते तो उनके लिए एसेट होता। राहुल गांधी की सरकार होती, मल्लिकार्जुन खड़गे की सरकार होती, ये काम वो करते तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एसेट होता, क्योंकि इस मुद्दे के साथ वो उनका भावनात्मक जुड़ाव झलकता है। यहां कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, यहां बस करना था, मुद्दा छीनने के लिए तो कर दिया गया। यहां ये परिस्थितियां हैं, और जनता ये देख रही है कि अब नरेंद्र मोदी 2014 की तरह हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जो अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे, एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी, वो अब है नहीं। अब क्या है, अब नीतीश कुमार भी अपने कुर्मी समुदाय के ही नेता बन मोटे तौर पर है। नरेंद्र मोदी भी बिहार में उनके समुदाय के साथ मिलते जुलते समुदाय यानी तेली समुदाय के ही नेता बिहार में है। ठीक इसी तरह से चिराग पासवान भी अपने समुदाय के ही नेता हैं। तो सब अपने सामुदायिक ढांचे में फिट हो चुके हैं।
लालू परिवार पहले ही अपने समुदाय और सामुदायिक ढांचे में फिट हो चुका है और फ्लोटिंग वोटर्स उन सब के बीच चुनावी हिंदुत्व का खुमार उतरता जा रहा है। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात अब 243 विधानसभा सीटों पर घर करती जा रही है। और ये बात मैं दिल्ली में बैठकर नहीं, बिहार में बैठा हुआ हूं, जमीनी हकीकत के आधार पर कह रहा हूं कि जनता सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन की बात कर रही है। 10% लोग जरूर मुद्दे की बात कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर लोगों का मुद्दा भाजपा के विरोध में जाने वाला मुद्दा दिखता है, नौकरियों रोजगार अग्निवीर के मुद्दे दिखते हैं। और 2-3% लोगों के लिए अभी भी हिंदुत्व एक मुद्दा है, जिनको लगता है कि वाकई नरेंद्र मोदी नहीं होते तो इस देश में हिंदू धर्म ही खतरे में आ जाता। मतलब जो हिंदू धर्म सल्तनत काल में खतरे में नहीं आया, जो अंग्रेजों के जमाने में खतरे में नहीं आया, वो हिंदू धर्म नरेंद्र मोदी के जमाने में, मोदी जी के आने के साथ ही खतरे में, जिस राज्य में चुनाव होता है उसी राज्य में का हिंदू खतरे में आ जाता है। ये बात अब लोग समझ चुके हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं बिहार जैसे राज्य में बहुत ही कमजोर पड़ रही है। लेकिन सियासत है, यहाँ हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है। अब देखिए बाजीगर कौन साबित होता है। और बाजीगर साबित होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी 3 लोगों को बिहार में लगा रखा है, कृष्णा अल्लावरू और नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। दिल्ली से कहा जा रहा है कि बैक पर्दे के पीछे से अनिल जयहिंद भी लगे हुए हैं। नीतीश कुमार का चेहरा खुद अपनी पार्टी का इकलौता चेहरा है, उसी चेहरे के साथ पार्टी को आगे बढ़ना है, पीछे हटना है। भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी के सिवा कोई चेहरा नहीं है और अलायंस के तौर पर नीतीश कुमार के साथ साथ कहीं चिराग पासवान, कहीं कोई और चेहरा जोड़ने की कोशिश है। राजद के पास लालू परिवार के पास सिवा कोई चेहरा नहीं है और बाकी सब के सब फ्लोटिंग वोटर्स हैं। बाकी सब के सब इक्वेशनल पॉलिटिक्स में अभी बिहार में व्यस्त है। और जाति जनगणना की जैसे ही दिल्ली से घोषणा हुई है उसके बाद इसको और ज्यादा बल मिल गया है और इसी बल से एनडीए की पेशानी पर बल पा रहे हैं। देखते जाइए सियासत का रुख कब किधर मुड़ जाए कहा नहीं जा सकता। हाल फिलहाल के हालात ऐसे ही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।